Hello, good morning to my dear students. How are you? I hope that you will be fine and your studies are going on very well. I am Dr. Meghwal, PGT Economics, and I am here because I love to teach economics. Today, class 11th subject statistics for economics, and in this we will study the topic importance and limitations of statistics. So let's start the topic. First, we will discuss about the importance of statistics in economics. In our previous class, we have studied about the meaning of statistics in singular sense and in plural sense, in which we have studied that what is the subject matter of statistics, what is the scope of statistics, and how the statistics will be beneficial for further studies in any subject. So here we will study only the concepts of statistics which are very much useful for economics. हमें statistics के उन सभी concepts को पढ़ना है जो कि हमारे इकोनॉमिक्स में उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है और जो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स में इस साल कक्षा 11 में पढ़ेंगे. और statistics helps in making economics laws like law of demand, law of utility and concept of elasticity, etc. So statistics is very much helpful in economics for making laws like law of demand and law of supply. जैसा कि हम देखते हैं कोई भी लॉ होता है जिसमें एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होती है, तो उसको बनाने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स की मदद लेते हैं. पहले जब हम सर्वे करते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि कोई भी दो पर्टिकुलर वेरिएबल के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होता है. जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया कि कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, जैसे कि ओनियन है, और उसकी प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा है और कुछ समय बाद में उसकी प्राइस कम हो जाती है. तो इसके लिए हमने मार्केट सर्वे से ये फाइंड आउट किया कि जब ओनियन की सप्लाई बहुत ही कम हो जाती है मार्केट में, तब उसकी प्राइस बढ़ रही होती है, और जब सप्लाई वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाती है तो प्राइस भी नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, और कभी कभार सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर प्राइस कम हो जाती है. तो इस टाइप से हम सर्वे से कोई भी कमोडिटी के बारे में, कोई भी दो वेरिएबल के बारे में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी टाइप से हम मार्केट सर्वे से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की प्राइस जब कम होती है तब हम ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, और जब प्राइस ज़्यादा होती है तो हम कम डिमांड कर रहे होते हैं. तो ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा जब हम सर्वे करके कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्शन के आधार पर हम एक इकोनॉमिक्स में लॉ बना देते हैं. तो इस टाइप से जो लॉज बनाए गए हैं इकोनॉमिक्स के, वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आधारित होते हैं. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. सो थ्रू statistics we can also solve the problems of economics. So how we can solve the problems of economics? Generally हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पहले हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करने के लिए उसको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के रूप में हम शो करेंगे. पहले जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है, उसको न्यूमेरिकली शो करेंगे, और न्यूमेरिकली उसको शो करने के बाद में हम उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करेंगे, और उस कॉज इफेक्ट रिलेशन के आधार पर हम हमारी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. मान लीजिए कि हमारे देश में पॉवर्टी 26% है, तो हम ये स्टैटिस्टिक्स के सर्वे के आधार पर ये पता लगाते हैं. गवर्नमेंट कई प्रकार के सर्वे करवाती है और उस सर्वे के आधार पर हमें पता चल जाता है कि पॉवर्टी कितने प्रतिशत है और बेरोज़गारी कितने प्रतिशत है. तो जो डेटा हमें मिलता है उसके आधार पर हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो फिर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं.
तो स्टैटिस्टिक्स हमारी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है, और हम किसी भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं जब हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इट हेल्प्स इन स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द मार्केट and understanding the business strategies, so it is very much helpful for that। अगर हमें बिजनेस करना है तो हम इकोनॉमिक्स की स्टडी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, और पूरे मार्केट की स्टडी करनी है कि मार्केट में किस टाइप से चेंज हो रहे हैं और फ्यूचर में मार्केट में किस टाइप से चेंज होने की संभावना है, तो इसके आधार पर हम मार्केट की स्टडी कर सकते हैं। और मान लो कि हमें लगता है कि अभी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस नियर फ्यूचर में कम होने वाली है, तो अगर हम मार्केट सर्वे करते हैं, मार्केट की स्टडी करते हैं, तो हम इसका पहले से उसकी फोरकास्ट कर सकते हैं, पहले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो रही होगी या फिर बढ़ रही होगी। इसी टाइप से शेयर मार्केट में किस टाइप से शेयर की वैल्यू डाउन होती जा रही है या शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस टाइप से हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डिसीजन ले सकते हैं। और भी कई प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। बिजनेसमैन के लिए कोई भी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कब होगी, तब जाके उसको उस प्रोडक्ट को मार्केट में उसको लॉन्च करना है, तो उसके आधार पर वो मार्केट स्ट्रक्चर को जानने के बाद ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए इकोनॉमिक्स में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट हेल्प्स इन फाइंडिंग मैथमेटिकल रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स। जनरली देयर आर वेरिएबल्स इन इकोनॉमिक्स वी यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेज कि कोई भी जो दो वेरिएबल है तो उन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम उसको इकोनॉमिक्स के माध्यम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से इकोनॉमिक्स में उसको समझ सकते हैं। जैसे कि एज और हाइट के बीच में रिलेशन होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी हाइट भी बढ़ती जाएगी। इसी टाइप से डिमांड और प्राइस में रिलेशन होता है, सप्लाई और प्राइस में रिलेशन होता है, और मार्केट में जो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर हमारी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें रिलेशनशिप होती है, और जो हमारी इनकम होती है इनकम का एक्सपेंडिचर के साथ में रिलेशन होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करेंगे, अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे। तो इस टाइप से कोई भी दो वेरिएबल के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन y। तो x और y के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो रही है। मान लीजिए x इसके अंदर एक्सपेंडिचर है और y इसके अंदर इनकम है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी x भी बढ़ेगा, तो y बढ़ने के साथ में x बढ़ता जाएगा। कुछ चीज़ों में ये अपोजिट रिलेशन भी हो सकता है, जैसे y बढ़ता जाएगा तो x घटता जाएगा, या फिर y घटता जाएगा तो x बढ़ता जाएगा। तो घटने और बढ़ने का रिलेशन अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए x यहाँ पे डिमांड है और y इसके अंदर प्राइस है, तो कोई भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है मतलब y बढ़ रहा है, तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्राइस होने पर बहुत सारे लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट में ओवरऑल डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं वेरिएबल्स के बीच में, तो वो हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझते हैं। स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है, उसके आधार पर हमें पता चल जाता है कि किन किन चीज़ों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, तो फिर हम एक जनरलाइजेशन के द्वारा एक फार्मूला बना देते हैं, एक लॉ बना देते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नंबर 5, इट इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड efficient functioning of government departments. So statistics is also useful for government and for administrative departments.
तो कोई भी डेटा जो सर्वे करके हमने फाइंड आउट किया है, गवर्नमेंट भी कई तरह के सर्वे करवाती है, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के माध्यम से गवर्नमेंट सर्वे कंडक्ट करवाती है और उस सर्वे के आधार पर स्टैटिस्टिक्स तैयार करती है, मतलब डेटा कलेक्शन होता है और उस डेटा कलेक्शन के आधार पर हम या फिर गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेती है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एफिशिएंट फंक्शनिंग होगी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से वर्क करेंगे और गवर्नमेंट का वर्क अच्छा हो जाएगा। और अगर मान लो गवर्नमेंट के पास स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं होगी तो फिर वो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमने पाया कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग इन्फ्लेशन की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो आरबीआई को क्या स्टेप लेना है, आरबीआई उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेगा जिससे कि मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए। इसके लिए आरबीआई डिसीजन लेगा, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कुछ डिसीजन लेगी जिससे कि वो महंगाई को कम कर सके। इसी टाइप से हमने देखा कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पहले 26% थी, फिर 30 हो गई, फिर 35% हो गई। तो इस टाइप से डे बाय डे, अगर मान लो ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ अगर पॉवर्टी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेना है वो हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझते हैं और फिर गवर्नमेंट इसके स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से सही डिसीजन ले सकती है। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, कहाँ कहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं तो कहाँ पर उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं और कहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स के यूज़ करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए पहला पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल फैक्ट्स। इफ इंडिविजुअल फैक्ट्स आर गिवन देन statistics will not deal. Suppose individual data is a particular student got 90% marks, so it is not the statistics. And we can take another example कि सपोज एक कोई स्टूडेंट है, उसकी हाइट सो एंड सो है, तो वो हमारे लिए एक कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है। अगर हम किसी एक यूनिट के बारे में अगर हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती है, क्योंकि हम उसमें अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर हम उसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना हम उसमें कोई एवरेज निकाल सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर लागू नहीं होती है और वो एग्रीगेट्स के ऊपर लागू होती है, एवरेज के ऊपर लागू होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा ओनली। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ क्वालिटेटिव डेटा। और डिस्क्रिप्शन इज गिवन हियर, और सपोज ऐसे टाइप इंफॉर्मेशन इज गिवन, देन स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ दैट। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव नहीं है तो फिर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते। अगर क्वालिटेटिव डेटा है, मान लीजिए ऑनेस्टी है या फिर विजडम है या फिर इग्नोरेंस है, ब्यूटी है, तो इस टाइप के डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ सकते। अगर क्वालिटेटिव डेटा दिए हैं तो पहले हमें उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम अगर इंटेलिजेंसी की स्टडी कर रहे हैं तो इंटेलिजेंसी को पहले हमें रैंक देना पड़ेगा। अगर हम 10 लोगों की इंटेलिजेंसी की स्टडी कर रहे हैं तब हम स्टैटिस्टिक्स में उसकी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वालिटेटिव डेटा है। अब अगर मान लो स्टडी करनी ही है तो फिर हमें उसको क्वांटिटेटिव डेटा में उसको चेंज करना पड़ेगा कि हमने अपने कोई टेस्ट कंडक्ट कर दिया या फिर हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसके आधार पर हमने डिसाइड कर दिया कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इंटेलिजेंसी में नंबर 1 है। फिर दूसरा उस इस टाइप से हमें दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरी रैंक दे दी, फिर कोई तीसरे आदमी को हमने रैंक 3rd दे दी। तो इस टाइप से हम 10 लोगों को की इंटेलिजेंसी की अगर हम रैंक दे देंगे, रैंक 1st, 2nd, 3rd, 4th इंटेलिजेंसी में, तब हम इसको स्टैटिस्टिक्स में डील कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा को लेगा, बाकी किसी भी प्रकार के डेटा को नहीं लेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है स्टैटिस्टिक्स के मामले में तभी वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़फुल बना सकता है, अगर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है तो वो यूज़फुल नहीं होगी। हु आर हैविंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्सकल मेथड्स
and if they are having the special knowledge about statistics, then only they can make the use of statistics, otherwise not. And ignorant person can't make sense of statistics. अगर कोई पर्सन इग्नोरेंट है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में तो फिर उसका वो यूज नहीं कर सकता और न ही वो उसका अपनी लाइफ में यूज़ करके कोई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, statistical conclusions are true only on an average. When we will apply statistical methods on a particular thing, then it will be applied as an average. अगर हम पूरी क्लास के ऊपर कोई statistical सर्वे लागू करते हैं तो वो एवरेज के ऊपर लागू होता है, बाकी इंडिविजुअल के ऊपर लागू नहीं होता है। सपोज हमारी किसी क्लास में इकोनॉमिक्स के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में हमने जो टेस्ट लिया उसका एवरेज निकाला, उसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि सेक्शन ए का एवरेज अच्छा है और सेक्शन बी का एवरेज इतना अच्छा नहीं है, कंपैरेटिवली डाउन है। तो इंटेलिजेंसी के मामले में हम सेक्शन ए को अच्छा मानेंगे और सेक्शन बी को कमज़ोर मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे एवरेज मार्क्स कम है और सेक्शन ए में एवरेज मार्क्स ज़्यादा है। अब ये पूरे एवरेज या पूरी क्लास के ऊपर लागू होगा, इंडिविजुअल के ऊपर लागू नहीं होगा। अब हमने मान लिया कि सेक्शन ए इंटेलिजेंट है और सेक्शन बी कंपैरेटिवली कम इंटेलिजेंट है, लेकिन सेक्शन बी में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, तो वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर वो स्टैटिस्टिक्स लागू नहीं होगी। नेक्स्ट, लिमिटेशन नंबर 5, प्रोन टू मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड इजीली। अगर मान लो कोई व्यक्ति स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज करना चाहता है तो वो गलत डेटा इंटरप्रिटेशन करेगा। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस डेटा की गलत इन्फॉर्मेशन या उसको गलत ढंग से प्रस्तुत करेगा, गलत ढंग से उसकी व्याख्या करेगा, तो फिर उसका स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि एक क्लास को हमने माना कि एवरेज वो क्लास इंटेलिजेंट है। अब उस क्लास में कोई कमज़ोर बच्चा भी पढ़ता होगा तो हम उसको क्या मानेंगे कि हाँ ये बच्चा इस क्लास में पढ़ता है इसलिए अच्छा होगा। और किसी मान लो स्कूल का एग्जाम्पल ले, किसी स्कूल का रिजल्ट मान लो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं रह रहा है और उस स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो हम जनरली ये धारणा बना देंगे कि उस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो ये बच्चा भी कमज़ोर ही होगा। लेकिन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और एक बच्चे के इंटेलिजेंट होने की वजह से पूरे स्कूल के एवरेज पे तो कोई डिफेंड फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के रूल्स और रेगुलेशंस और नियम जो होते हैं वो एवरेज के ऊपर लागू होते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो सकता है, इसके लिए एक स्टैटिस्टिशियन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट लिखा है, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल एज यू प्लीज। स्टैटिस्टिक्स एक क्ले के समान होती है जिससे आप भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का आप अच्छा यूज भी कर सकते हैं और उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पॉइंट नंबर 6, इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। जब हम किसी चीज़ के बारे में एस्टिमेशन करते हैं और हम अंदाज़ लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ में ये चेंज हो जाएगा या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ की ये कंडीशन है, कोई क्लास की इंटेलिजेंसी का लेवल हो चाहे इनकम लेवल हो, तो जो हम एस्टिमेट करते हैं उस एस्टिमेट के ऊपर स्टैटिस्टिक्स बेस होती है। जैसे कि मान लो एक गांव में इनकम का हमने एवरेज निकाला और वहाँ की एवरेज इनकम 20,000 से ऊपर है और दूसरा गांव है उसका हमने इनकम का एवरेज निकाला तो वहाँ पे एवरेज इनकम 10,000 है और विलेज ए में एवरेज इनकम 20,000 है और विलेज ए में एवरेज इनकम 10,000 है। तो स्टैटिस्टिक्स उस एवरेज के ऊपर डिपेंड करेगी, उस एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड करेगी और जो अप्रोक्सीमेशन जो हमने किया है, जो हमारा एस्टिमेशन है
उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब हमने कहा कि जैसे विलेज ए में 20,000 एवरेज इनकम है, तो हो सकता है गवर्नमेंट ये देखेगी कि विलेज ए में लोगों की एवरेज इनकम 20,000 है, इसलिए वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई वेलफेयर स्कीम नहीं चला रही हो गवर्नमेंट। और जिस गांव की एवरेज इनकम 10,000 है, तो हो सकता है उसके लिए गवर्नमेंट कोई वेलफेयर स्कीम चलाएगी। तो अब विलेज बी के सभी लोगों को उस वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा मिलेगा और विलेज ए के लोगों को गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। हो सकता है विलेज ए में भी कुछ लोग गरीब हो बिल्कुल और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं हो, लेकिन उनको उस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि विलेज ए जो है उसकी एवरेज इनकम 20,000 से ऊपर है। तो इस टाइप से स्टैटिस्टिक्स जो वर्क करती है वो एस्टिमेट्स के ऊपर और अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर वर्क करती है। तो इस टाइप से हमने स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा, तो क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए ताकि हम स्टैटिस्टिक्स को यूजफुल बना सकते हैं। और जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स में हमें मतलब किसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है या फिर हमारा उसके पर्पज़ अगर मान लो किसी कारणवश सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, तो उस कारण को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि मान लो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, तो क्वालिटेटिव डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर हमें उसको क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स एवरेज के ऊपर ही लागू होती है, तो फिर हमें ज़बरदस्ती इंडिविजुअल के ऊपर लागू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी टाइप से स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, एस्टिमेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी के आधार पर हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये हम अगर लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे तो फिर हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, उसको बेटर यूज़फुल बना सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो स्टैटिस्टिक्स कई मामलों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है। तो स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमें उसको इकोनॉमिक्स में उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके और हम इकोनॉमिक्स की स्टडी अच्छी तरह से कर सके। लेट्स चेक व्हाट हैव यू लर्नड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एवरेज के ऊपर सही होती है। फिर ऑप्शन बी, ऑल नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स। जो भी नंबर अगर दिए हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी नंबर स्टैटिस्टिक्स ही हो। और जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के 90% मार्क्स है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स लेने से वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बन जाती। हमें पूरी क्लास के बच्चों के मार्क्स लेने पड़ेंगे, फिर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से वो स्टैटिस्टिक्स हो सकती है जब हम सभी बच्चों के मार्क्स को लेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स से स्टैटिस्टिक्स नहीं बनती है। ऑप्शन सी, स्टैटिस्टिक्स ओनली स्टडीज द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। तो ये बात भी सही है कि स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को की स्टडी करता है, बाकी क्वालिटेटिव फैक्ट्स की स्टडी नहीं करता है। प्रोन टू मिसयूज, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज किया जा सकता है। तो अभी हमने स्टडी की कि स्टैटिस्टिक्स का इजीली कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं ऑप्शन ए, सी और डी जो है वो स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग करेक्ट है और ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स किस टाइप के डेटा को डील करती है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव डेटा, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव डेटा और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर ऑप्शन बी सही होगा
क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा को डील करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ नो यूज इन इकोनॉमिक्स विदाउट डेटा। बिना डेटा के स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में कोई यूज नहीं है। वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि डेटा स्टैटिस्टिक्स का कोई यूज नहीं हो सकता जब तक कि उसमें डेटा नहीं हो। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा से डील करता है, डेटा नहीं होने पर उसका कोई यूज नहीं है। There are some questions for homework. First question is that statistical methods are no substitute for common sense. Common sense की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें common sense ही लगाना पड़ेगा। Statistical method वहाँ पे काम नहीं आ सकते, तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट टू द गवर्नमेंट। स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के लिए किस टाइप से उपयोगी है, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस के जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं तो वो उसके अंदर नोट करना है, और लिमिटेशंस क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसके बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, तो उसको आपको नोट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे भी मेरे वीडियो आते हैं तो आप देखते रहिए और आप नॉलेज गेन करते रहिए। आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब